डिफरेंशिएशन अभी चल रहा है हम लोगों का। और लगातार मैथमेटिकल टूल के विषय में जो भी चर्चाएं हम अभी आपके लिए कर रहे हैं वो बहुत लंबा अब नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब मैकेनिक्स शुरू होने का टाइम आ गया है। तो मैंने आपको कहा भी था कि नए जो अभी फिजिक्स आ रहे हैं उस फिजिक्स के लिए ये चीज आप लापरवाही ना करें, इसको ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही चीज आपका एक बेस है जो वहां जब फिजिक्स का जो रियल प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा और बहुत जल्द होगा और बहुत जल्द मैथमेटिकल टूल्स के डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के जो आपको अभी थ्योरी दिए जा रहे हैं इसकी आवश्यकता पड़ेगी। डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम जो बेसिक फार्मूला है इसको एक बार नजर पे रखेंगे आप कि अगर मान लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy अपॉन dx का वैल्यू जो होता है वो cos x होता है। और एक बात और मैं आपको बताया भी था, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यही डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt के रूप में या किसी दूसरे वेरिएबल के रूप में लेते हैं तो चीजें बदल जाएगी। ये cos x होगा लेकिन फिर से आपको x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt करना पड़ेगा। पहले साइन फंक्शन का हुआ, फिर x का अलग से होता है, तो x का जब अलग से होगा तो यहाँ पर ये इसीलिए अब नहीं है क्योंकि dx अपॉन dx से वो कैंसिल कर जा रहा है, जिसकी चर्चा पहले भी हमने आपको की है, इसीलिए वो cos x ही रह जाता है। लेकिन अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं करते हैं तो या दूसरा कोई भी वेरिएबल हो तो ये dx अपॉन dt लिखना पड़ेगा आपको। तो ये बार बार बताने की चीज नहीं है। y इक्वल टू अगर cos x हो तो dy अपॉन dx का वैल्यू फिर माइनस साइन x हो जाता है, ठीक है। और y इक्वल टू अगर टेन x हो तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। उसके बाद नया फार्मूला और फिर क्या, ये इंडिकेटर है एक तरह से, ये भी इंडिकेटर है। और ये देख लीजिए कि अगर y इक्वल टू हमारे पास cot x हो तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है ये बिल्कुल फॉर्मल है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये जनरली हर जगह अवेलेबल है फार्मूला, पर मेरा फर्ज है मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद अब आता है सेक एक्स, तो dy अपॉन dx का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाता है इसका। और लास्ट है आपको कि अगर y का वैल्यू आपके पास कोसेक एक्स हो तो इसका हो जाता है dy अपॉन dx का वैल्यू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये ध्यान देना है, बेसिक फार्मूला यही है। इसके बाद एक लिस्ट आपको सिर्फ दो फंक्शन का है कि y अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, इसके लिए कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते। फिर x का अलग से करते हैं तो ये फिर dx बाय dx होकर कैंसिल हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन भी आगे चल करके देखेंगे वो चेंज नहीं करने वाला है। और अगर y इक्वल टू लॉग x हो, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपको 1/x। बस इतना ही फार्मूला जो बेसिक है इसको ध्यान में रखिएगा। हर जगह फार्मूला है, जितना भी हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तमाम चीजें हमने बताया हुआ है वो सारा एकदम हर जगह अवेलेबल है। तो उसको आप इस प्लेटफॉर्म से लें या कहीं और से लें, पर इसको मेमोरी पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो फार्मूले दिए गए हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, रट करके एकदम रेडी रखिए, क्योंकि इस फार्मूला कौन सा कब यूज हो जाएगा ये कहना मुश्किल है और तब उस समय में आप परेशान हो जाएंगे। एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसके लिए आप एकदम, इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि इस मामले में एकदम अलर्ट रहिए। जो कहा जाता है उसको आप अमल में लाइए, उसको फॉलो कीजिए, कंसीडर कीजिए, मेंशन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन ओवरऑल
आपका बेनिफिट आपके पास आपको एकदम मिलना चाहिए। ये प्रयास आपको ही करना होगा। हम आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ा प्रयास करके और तब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसको पॉज करके आप अपना नोट कर लेंगे। अब आइए कुछ इस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पर काम कर लेते हैं, ताकि आपको एक तसल्ली मिल जाएगी कि हमने जो डिफरेंशिएशन का ये प्रैक्टिस सेशन देखा, इससे सवाल किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर इसका प्रैक्टिस बहरहाल आपको नहीं है तो आप जरूर हमसे मदद लीजिए, और आपको कुछ प्रॉब्लम दे करके हम बताना चाहेंगे। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ y इक्वल टू, मान लेते हैं कि मेरे पास है x प्लस 2 और इंटू 1 माइनस 2 साइन x। इस तरह से हमारे पास एक सवाल आता है। देन हमको पूछा गया कि dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्रॉब्लम है ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेट में है। तो इसको क्या करते हैं, u मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, v मान लेते हैं। और तब आपको पता है फॉर्मूला कि y इक्वल टू अगर u इंटू वी हो तो dy अपॉन dx का वैल्यू होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। यानी पहले फंक्शन को छोड़ते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बीच में प्लस का साइन होता है, और यही आधार है हमारा। तो इसीलिए इस फार्मूला को फॉलो करते हुए अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू लेता हूँ तो मैं इसको छोड़ूँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस 2 और इनटू इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा और माइनस 2 रहेगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आता है। ये हो गया, और बीच में प्लस का साइन देंगे, और प्लस का साइन देने के बाद अब देखिए इसको छोड़ेंगे, यानी 1 माइनस 2 साइन एक्स अपन का एकदम बिल्कुल सेफ रहेगा। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, और प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। तो रिजल्ट क्या मिला, -2 कॉस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स। ये आंसर हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर मान लेते हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन और लूं कि y इक्वल टू, मान लेते हैं मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 सपोज कीजिए, एंड नीचे में है मान लेते हैं मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है। अगर मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स के रूप में हो तो क्या करेंगे, तो भी दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान लेना है, u मान लेना है, और इसको क्या मान लेना है, v मान लेना है। तो dy अपॉन dx का वैल्यू जो आपके पास आता है, तो v को सेफ रखते हैं, आपको पता है v इंटू डी यू बाई डी एक्स और प्लस माइनस साइन और u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और नीचे में इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी v का स्क्वायर। तो कर देते हैं इसके हिसाब से, क्या होगा यहां से देखा जाए, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा, dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, v को बचाना है आपको तो बचा लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स सेफ रहेगा, और इनटू इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2x और प्लस 4 माइनस 0, ये आ गया ना। और फिर माइनस साइन दे करके जब आपने v को बचाया तो u को डिफरेंशिएट किया, और जब आप u को बचाएंगे तो v को डिफरेंशिएट करेंगे। जगह की थोड़ी कमी पड़ेगी यहाँ पर, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको संभल करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन लंबा आने वाला है। रुका जाए, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा पीछे से लेंगे इसको तो आएगा। यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा इस तरह से सजा लेता हूँ, है ना, ऐसे। तो इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, देखें ध्यान से, सब होगा। v को बचाना है तो साइन स्क्वायर एक्स को बचा लिया ना, और इनटू
डी यू बाय डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 4x का 4 और वो कांस्टेंट टर्म का 0 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस हो जाएगा, देखें भी को रखे तो यू को किया, अब यू को रखेंगे तो यू को रखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और इनटू इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2 साइन एक्स, ठीक है, समझते चलिएगा 2 साइन एक्स, तो अभी तो पावर फंक्शन का हुआ, फिर साइन एक्स का होगा जो होगा कॉस एक्स और फिर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो ये यही रह जाएगा एंड डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग साइन पर पावर 4x हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन पर पावर क्या होगा, 4 होगा। और यही देखिए कितना सा एक ढंग का और बड़ा सा आंसर इस सवाल का आया, लेकिन बड़ा छोटा से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को अपना काम सीखना है, हम लोगों को अपना नॉलेज गेन करना है। तो ये आपको एक डिफ्रेंशिएशन का जो मतलब हम सवाल सीखने के लिए दिए हैं, आप इसको करेंगे और कुछ वर्क भी करने के लिए छोड़ देंगे, अगर आप कर सकेंगे तो जरूर अच्छी बात होगी। तो ये देखिए, अब एक आध सवाल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने अगर एक सवाल मैं चुन लेता हूं आपके लिए कि अगर मेरे पास सपोज कीजिए कि मेरे पास y इक्वल टू क्वेश्चन है, y इक्वल टू मान लेते हैं मेरे पास साइन 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इस तरह से रहे, और एक और ले लेते हैं साथ में log x ले लिया मैंने, चलिए हो गया। अब तो थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, dy अपॉन dx से ये u इंटू भी का मामला है, तो आप इसको यहां से लेकर के इसको u मान लेते हैं और इसको यहां से क्या कहते हैं, भी मान लेते हैं। तो इसको हमने u मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, भी मान लिया। तो क्या करेंगे, u तो यानी साइन 1 माइनस 2x का स्क्वायर और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/x होगा, चूंकि log x का 1/x होता है, और फिर प्लस का साइन देंगे। जब log x को छोड़ेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वो होगा कॉस, है ना। देखिए किस तरह से एक्सप्रेशन हमारा वेरी करता, थोड़ा लाइन पर सही रखिए इसको, और ये क्या हो जाएगा, साइन का पहले डिफ्रेंशिएशन होगा जो होगा कॉस 1 माइनस 2x का स्क्वायर, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो जो हो जाएगा इंटू 2 इंटू पावर फंक्शन का 1 माइनस 2x, और तब फिर अंदर का 1 माइनस 2x का, तो वो कितना हो जाएगा, 1 का 0 और माइनस 2x का 2। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, ये जो ओवरऑल रिजल्ट अपन के पास आता है वो आता है 1/x इंटू साइन 1 माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस log x, और इंटू देखा जाए ये देखिए ना, वो 2 और ये 2 गुना होकर के -4 आ जाएगा, और इंटू होगा 1 माइनस 2x और इंटू कॉस 1 माइनस 2x का स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब है बड़े सवाल को बना लेना बहुत बड़ी बहादुरी तब होती है जब वो सवाल कॉन्सेप्चुअली हमारा सही जा रहा हो और उसमें कोई तरह का टोका टोकी नहीं हो, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर मान लेते हैं मेरे पास इस तरह का मामला आ जाए, y इक्वल टू सपोज कीजिए साइन x प्लस 10x हो, और नीचे में मान लेते हैं मेरे पास सवाल आ जाता है कुछ ऐसा x प्लस या log x ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या log x से बेहतर log x तो देख चुके, e टू दी पावर x ले लेते हैं, या e टू दी पावर माइनस x भी चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि e टू दी पावर x देख चुके तो माइनस x में क्या करिश्मा होने वाला वो भी देख ले थोड़ा सा। तो dy अपॉन dx u बाय v के फॉर्मेट पर आएंगे, तो ये हमारा होगा क्या,
आपको भी बचाना है, u ऊपर में है और v नीचे में है तो v बचाना है, तो e टू द पावर माइनस एक्स बचा लो आप, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको साइन एक्स का क्या मिलेगा, कॉस एक्स, और टेन एक्स का मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स। बढ़िया बात है, लेकिन साइन तो माइनस का चलेगा। और अब क्या होगा, अब इसको आपको बचाना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप लिखेंगे साइन एक्स और प्लस टेन एक्स, एंड फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो वही रह जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, चूंकि e टू द पावर माइनस एक्स का तो वही रहेगा। फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन रहेगा, एंड डिवाइड कर दीजिए आप इससे, तो ये e टू द पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने अभी सीखा, ये माइनस साइन यहाँ आके प्लस में कन्वर्ट कर देगा तो वो अलग बात है। तो ऐसे बहुत से सवाल आप सीख सकते हैं, पर इतना बड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन जो है वो फिजिक्स में जनरली नहीं के बराबर आता है। सीखने के, प्रैक्टिस करने की बात है तो आपने कर लेना है और ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे आपको, तो वहां से भी आप इसको समझ लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो बेहतर चीज आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ डिफ्रेंशिएशन के इस पूरे प्रक्रिया में, प्रोसेस में, वो बहुत खूबसूरत चीज है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx क्या होता है। यानी dy बाय dx जो बार बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, उस डिफ्रेंशिएशन के चर्चा में क्या है ऐसा राज, क्या है ऐसी बात जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। क्योंकि देखिए हम लोगों ने फंक्शन पर थोड़ी चर्चा कर ही ली है, और फंक्शन पर चर्चा करने के बाद लिमिट पर भी थोड़ी बात कर ली है। लिमिट पर बात करने के बाद डिफ्रेंशिएशन को हमने जो स्टार्ट दिया, तो डिफ्रेंशिएशन के सभी फार्मूले बताए, कुछ सवाल थे, और जो भी चीज़ें आएंगी आपको खूब मज़ा आएगा। बहरहाल आप खाली इसको देखते समझते चलिए, जब फिजिक्स से इसको रिलेट करेंगे तो अपने आप चीज़ें आपको समझ में आएगी, और वो बहुत जल्द होने वाला है। इसीलिए उत्साहित होकर के बात करना है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर मैं बात करूं कि आखिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्यों डिफ्रेंशिएशन को इतना हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है dy अपॉन dx का, ये जानने की कोशिश करते हैं। मीनिंग क्या लिख दिए, मीनिंग, मीनिंग तो यही हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, MEANING, मीनिंग, ठीक है, ऑफ dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का ज्योमेट्री क्या कहता है, ये आज अगर आप जान लिए तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी बात सीखी, और इसका मतलब जो इंटेंशन है, जो मतलब इशारा ये जो कर रहा है, किस बात के लिए कर रहा है, इसकी ज्योमेट्री हमें क्या सिखाती है, आइए मैं आपके साथ चर्चा करता हूं अभी। और इसको जब समझेंगे आपको, तो आपको तब अब फीलिंग आना शुरू हो जाएगा कि dy अपॉन dx का इंपोर्टेंस कितना बेहतर है। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। सपोज मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका उदाहरण देखना चाहूँ तो एकदम खूबसूरत से देखें। मान लेते हैं कि y इक्वल टू मेरे पास क्या ले लूँ मैं, x प्लस 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, या x माइनस एक्स प्लस 4, चलिए कोई बात नहीं, लेते हैं x माइनस 4 ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा काम करने में। y इंटरसेप्ट नेगेटिव रहेगा, स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन थोड़ा सा मजा देगा आपको। आइए मैं आप एक ग्राफ लेता हूं, इस x एक्सिस को बात करें, इस y एक्सिस को, या अगर स्पेशलाइज नहीं करके जनरलाइज करना है तो आप कह सकते हैं कि y इक्वल टू ax प्लस बी टाइप का कोई है, जहां ए बी क्या है हमारा रियल है, एंड a नॉट इक्वल टू 0 है और b भी नॉट इक्वल टू 0 है। सारी चीजें मैंने बता दी, सारे कंडीशंस लगा दी, इसीलिए परेशानी नहीं आएगी। और मैं ये मान के चलता हूं कि जब y इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का है ना। और ये जो है आपको y इंटरसेप्ट यहाँ माइनस ये y डैश हो गया, और ग्राफ का कुछ जो नजर है वो इस तरह का है। अभी ये बहस नहीं है हमारा कि एग्जैक्टली, हालांकि
जिस तरह से हमने इक्वेशन सजेस्ट किया है उस हिसाब से मोटा मोटी हम लोग ठीक ठाक हैं, कहीं दिक्कत होने की संभावना नहीं है, तो हमें वो नहीं देखना। अब आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये लाइन थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा, ये अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं इस पर हमने एक पॉइंट कोई ए लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, ठीक है, और एक कोई दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर b जिसका कोऑर्डिनेट एनी x2 y2 है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, ये थीटा देख लीजिए, आपको भी ये पता है कि स्लोप अगर डिजाइन करना है हमको तो हम क्या करते हैं, आपको तो सारा चीज बताया मैंने, एक्स के पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं। चलिए यहां से भी एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ये भी है, और ये लाइन टेढ़ा हो गया ना आपका, ये लाइन देखिए ध्यान से, ये हो गया, और एक यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता, इसको सी बोल देता। ये सब चीज कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू आने वाला है, ये आने वाला है y2 माइनस y1 के बराबर, और ये आने वाला है x2 माइनस x1 के बराबर। मैं आपको दोनों चीजें आज सिखाने वाला हूं, स्लोप का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका dy/dx का क्या होता है, और साथ में इसको फिजिक्स से भी थोड़ा रिलेट करके देखेंगे कि कहां पर किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी के डेरिवेशन में या उसको जानने में या उसको सीखने में किस तरह से ये हेल्प करता है dy/dx। खैर, मैं कह रहा हूं क्या कि ये एंगल अगर थीटा, तो ये भी एंगल हमारा थीटा होना चाहिए, होगा ही होगा, आपको पता है कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ टेन थीटा चाहिए, ले आइए। जब टेन थीटा आप यहाँ लाना चाहते हैं तो बड़ी खूबसूरत तरीके से आप टेन थीटा ला सकते हैं, इसमें कहीं से कोई तकलीफ आपको नहीं है, और मैंने इतना सिखाया है आपको कि आप टेन थीटा लाने में परेशान नहीं होंगे। टेन थीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है, एकदम मिलेगा। ये देख लीजिए, y2 माइनस y1 इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि हम यहां से इस पॉइंट B के बदले में B1 आ जाता हूं, और यहां से मैं एक लाइन खींच लेता हूं नीचे, और मतलब नॉर्मल ही डाल रहे हैं, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो पहले से थोड़ा छोटा होगा। तो जब ये वैल्यू छोटा होगा तब तो ये भी वैल्यू छोटा होगा ना। एनी पॉइंट अगर मैं B1 पर लेता हूं, मैं सपोज कीजिए कि इसको मैं x3 कह दूं, इसको मैं y3 कह दूं, कुछ भी कह दूं, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू छोटा होगा। ट्रायंगल तब भी है, पर थीटा पर इसका कोई इफेक्ट पड़ने नहीं जा रहा है, थीटा पर इसका कोई इफेक्ट पड़ने नहीं जा रहा है। तो एक बार फिर से हमारा जो टेन थीटा आएगा वो वही आएगा, है ना, डेल्टा, इसको मैं बराबर इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा y बटा डेल्टा x, ठीक है। इस वैल्यू को मैं डेल्टा y लिख रहा हूं, एवरेज चेंज है, और इस वैल्यू को मैं डेल्टा x लिख रहा हूं, एवरेज चेंज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, फॉर B1 अगर मैं आ रहा हूं तो B1 पॉइंट के लिए मैं फिर से, आप अगर ट्रायंगल पर ध्यान दें तो आपको ये डेल्टा y डैश बटा डेल्टा x डैश जैसा कुछ मिलेगा, यानी इसको मैं डेल्टा y डैश कह रहा हूं और इसको मैं डेल्टा x डैश कह रहा हूं। बढ़िया बात है। पर अगर इस ग्राफ के स्लोप की आप अगर बात करें, तो जब ग्राफ के स्लोप की बात करते हैं तो आप देखिए यहां पर भी थीटा वही है और यहां पर भी थीटा वही है। फिर क्या करते हैं, इसको और करीब लाते हैं। आप देखिए कि इस तरह से ट्रायंगल का साइज तो छोटा होते जा रहा है, पर इससे थीटा पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इस कंडीशन में ट्रायंगल का भले ही साइज छोटा होता चला जाए, पर स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी टेन थीटा, दैट इज स्लोप, ये जो टेन थीटा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ये आज के डेट में ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है, स्लोप है ये। तो हमारे ट्रायंगल का साइज अगर छोटा हो रहा है
तो उससे स्लोप पर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। स्लोप जैसा था वैसा अभी भी है, रहेगा। इसको इस तरह से छोटा करते चले जाइए, छोटा करते चले जाइए, छोटा करते चले जाइए, स्मॉलर 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 एंड देन स्मॉलर, पर इससे थीटा के वैल्यू पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। टेन थीटा का मान वही रहने वाला है एंड सो ऑन। अगर लगातार ये आता चला जाए तो थीटा विल रिमेन अनचेंज्ड, so that slope of the graph, slope of the line will remain same, remain unchanged. This is the fact कि डेल्टा y और डेल्टा x के वैल्यू को मैं छोटा करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, और उससे टेन थीटा यानी उस ट्रेंगल का साइज तो छोटा हो रहा है, बट थीटा डज नॉट गोइंग टू चेंज। दिस इज द मेन थीम। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि इतनी पढ़ाई अपने हमने कर ली है कि इफ, ध्यान से देखेंगे, कहते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिखेंगे देन, ये देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। और आपको अब ये समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि डी वाई बाय डी एक्स just like, or we can say it is exactly the differentiation of y with respect to x, and that also represents the slope of the curve, slope of the graph. And in all conditions just we find that triangle, size of triangle go on a smaller, but theta does not going to change, so that slope will never change. और इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं मैं इसको डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कह दूं, क्योंकि ये सब चीज आपको मैंने बता दिया, टेंड्स टू 0 क्या होता है, लिमिट क्या होता है, तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स का वैल्यू जो डी वाई अपॉन डी एक्स आता है, दिस इज ऑल्सो द स्लोप, क्योंकि स्लोप पहले भी हुआ करता था, स्लोप अब भी है। तो ओवरऑल जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स है, जो डिफ्रेंसिएशन इन y विथ रेस्पेक्ट टू x हम कहते हैं, ये हमें ग्राफ के स्लोप का रिप्रेजेंटेशन देता है। सो जो dy अपॉन dx जो डिफ्रेंसिएशन है हमारा, वो हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम जो चले थे लेकर के y इज द फंक्शन ऑफ x, हालांकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए इसीलिए हमने लीनियर फंक्शन लिया था, स्ट्रेट लाइन का एक स्पेशलाइज इक्वेशन टाइप से हमने लिया था, ताकि ग्राफ आपको और डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अब डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अपन को मालूम है कि वो क्या है, इसीलिए जब ज्योमेट्री से इसको जोड़ करके देखते हैं तो ये पता पड़ता है हमें कि डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग, इट इज जस्ट द स्लोप ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये अलग बात है कि जब एक बार हम y इक्वल टू एफ एक्स के डिफ्रेंसिएशन से स्लोप को समझ चुके हैं, तो अब ये डिपेंड करता है कि हमारा स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा या स्लोप हमारा चेंज करेगा। बहुत खूबसूरत बात यह है कि स्लोप कांस्टेंट भी रह सकता है, स्लोप चेंज भी कर सकता है। ये तब होगा, डिपेंड करेगा ग्राफ के नेचर पर। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है देन अल्टीमेटली द स्लोप विल नेवर चेंज, और अगर ग्राफ हमारा कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, देन स्लोप विल चेंज पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन जब स्लोप चेंज करेगा, जब डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू चेंज करेगा, तो चेंज दो तरह से होता है, एक इंक्रीजिंग होता है और एक डिक्रीजिंग होता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा ग्राफ कैसा है। तो थोड़ी उस पर भी बात करके देखते हैं कि क्या है इंक्रीजिंग स्लोप और क्या है डिक्रीजिंग स्लोप। जबकि डी वाई अपॉन डी एक्स हम समझ चुके हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का ज्योमेट्री ये कहता है कि यह एक y इक्वल टू एफ एक्स का क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो साफ सीधी बात हम लिख सकते हैं बोर्ड पर कि फॉर, या फाइनली आप लिख सकते हैं कि 10 फॉर y इक्वल टू एफ एक्स dy अपॉन डी एक्स represents the slope of graph।
स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब अच्छी बात इसमें क्या है, अब देखिए कि ग्राफ अगर dy अपॉन dx कांस्टेंट का मतलब हो गया स्लोप कांस्टेंट, ये बराबर क्या हो गया, स्लोप कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में दो बातें आती है, या तो स्लोप 0 रह सकता है, या स्लोप पॉजिटिव रह सकता है, या स्लोप नेगेटिव रह सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आप देखें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप की थोड़ी बात कर लें। सपोज कीजिए कि मैंने एक ग्राफ लिया, इस तरह से x है ये, और ये मान लेते हैं y है, ठीक है, और मैं एक ग्राफ इस तरह से ले रहा हूं, है ना। अब तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर और पॉइंट डी पर अगर मुझे स्लोप चेक करना है, यानी dy अपॉन dx का वैल्यू लेना है, तो बड़ी खूबसूरती से आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करने पर क्या होगा, है ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि dy बाई dx का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो ये क्या होगा, यहां मान लेते θ1, θ2, θ3 से इस तरह से सिचुएशन मिलेंगे आगे चल करके आपको। तो इस तरह का ग्राफ जो होगा वो dy अपॉन dx का, है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है। चूंकि आप देख रहे हो ना थीटा एक्यूट आ रहा है, तो जब टेन थीटा इसका उठाएंगे तो आएगा, वो पॉजिटिव भी है एंड इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ज्योमेट्री की तरफ इशारा कर रहा है ना, एक ऐसे ज्योमेट्री की तरफ इशारा कर रहा है जो इंक्रीजिंग वैल्यू देगा हमारा dy अपॉन dx का, यानी स्लोप का इंक्रीजिंग वैल्यू देने वाला है। ठीक है, इसका क्या वैल्यू देने वाला है, इंक्रीजिंग। क्योंकि अगर dy अपॉन dx स्लोप हमने सीखा, तो dy अपॉन dx स्लोप देखा, तो स्लोप में क्या देखा हमने, टेन थीटा देखा, क्योंकि स्लोप तो टेन थीटा होता है। अब अगर मान लेते हैं कि थीटा, आप देख लो जिस तरह से ग्राफ चढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, एकदम 100% है। इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको देखना है ए पर, बी पर, सी पर, तो इसीलिए साफ कह दीजिए ना कि टेन थीटा 1 ग्रेटर देन होगा, सॉरी टेन थीटा 1 लेस देन होगा टेन थीटा 2 से, ये लेस देन होगा टेन थीटा 3 से, ये लेस देन होगा टेन थीटा 4 से। इसका मतलब स्लोप जो है वो क्या होगा, ए पॉइंट पर स्लोप जो बी पॉइंट पर है, स्लोप जो सी पॉइंट पर है, और स्लोप जो डी पॉइंट पर है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा ही ग्राफ अगर मान लेते हैं यहां आ जाता है आपके पास, है ना, ग्राफ अगर ऐसा आ जाए, तो ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, ये डिक्रीजिंग स्लोप को देगा। यहां ले लेंगे ए पॉइंट, यहां ले लेंगे बी, यहां ले लेंगे सी। तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसकी चर्चा थोड़ी पहले भी हमने कर दी है, इसीलिए आप देखो कि θ1 है ना, यहां से आएगा तो θ2 आएगा, यहां आएगा तो θ3 आएगा। तो ये तमाम परिस्थितियों पर हम जो पा रहे हैं, वहां आप देखेंगे तो वहां जो आप देख रहे हैं वो डिक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप धीरे धीरे क्या होगा उसका, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्लोप डिक्रीज करेगा। अब ये सवाल उठता है कि मैं इसको फिजिक्स में कहाँ इंप्लाई करूं। तो सपोज कीजिए मेरे पास अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ रहा, ठीक है, पोजीशन टाइम का ग्राफ रहा और उससे हमको वेलोसिटी रीड करना है, तो फिर पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम से ही तो वेलोसिटी निकालते हैं ना। तो dy बाई dt जो वहां पर आ जाएगा वो वेलोसिटी देगा। फिर उसी तरह से मान लेते हैं कि अब वेलोसिटी का कांस्टेंट होना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, तमाम बातें उसके स्लोप से रीड करेंगे हम लोग। एक्सीलरेशन का मामला आएगा तो वहां पर देखेंगे dv बाई dt के मामले में। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आने वाली है जिस पर हम लोग पूरा मजा लेंगे, एकदम पूरा जम कर खेलेंगे, बड़े बड़े सवाल लाएंगे, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx का वैल्यू और डिफ्रेंसिएशन के कुछ इस फॉर्मेट को आप एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखिए,
सजा कर रखिए, संभाल कर रखिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को एकदम प्रोमोट कीजिए। प्रोमोट इसलिए कीजिए कि और वीडियो को जब आप देखना शुरू करते हैं तो उसको पूरा देखना होगा, तभी आपको गंभीरता आएगी, तभी आपको नॉलेज होगा। ऐसे भगाने से, ऐसे चिल्लाने से, रील्स के तरफ मूव करने से सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे और बाद में ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। खास करके फिजिक्स के मामले में बच्चा इतना उदास होता है बाद में जाकर के, उसको कुछ दुनिया सूझता नहीं है, रिजल्ट उसके सामने से निकल के दूसरा लूट करके ले जाता है, वो बैठे बैठे मुंह देखता रह जाता है। सो बी सीरियस, अपने टाइम को पहचानिए, एंजॉय भी कीजिए, गप्पे मारिए, मस्ती कीजिए, पर पढ़ाई भी उतनी ही शिद्दत के साथ कीजिए क्योंकि करियर उसी से बनेगा आपका। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी इंटीग्रेशन आने वाला है और इंटीग्रेशन के बाद हम लोग तुरंत लॉन्च करेंगे अपना काइनेमेटिक्स यानी रेस्ट एंड मोशन। बहुत फास्ट में निकलेगा वो, ढंग से पढ़ाया जाएगा उसको। थैंक यू।